Hi guys, welcome to my YouTube channel. So दोस्तों thank you for liking my videos, subscribing to my channel and जितने भी आप कमेंट्स करते हैं उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मुझे भी और आई होप कि आप सबकी भी कुछ ना कुछ मदद होती होगी इन वीडियोस से। और दोस्तों मैं एक आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक सबके साथ ऐसे होता होगा लेकिन मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो जब भी मैं उसके व्यूज़ में अगर ये देखूँ कि तो 90% व्यूज़ जो होते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स के होते हैं, सिर्फ 10% व्यूज़ होते हैं वो सब्सक्राइबर्स के होते हैं। तो दोस्तों जो व्यूज़ हैं आई मीन जो नॉन सब्सक्राइबर्स अगर वो भी सब्सक्राइब कर दें तो आई थिंक मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जो लीगल कामों में फंस जाते हैं और उनकी उनकी उनको एक्चुअल में पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में कोर्ट्स में होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लॉयर्स ने वीडियोस बनाए हुए हैं और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत मेहनत की उस फील्ड में पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली वो अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उस एक्सप्रेशन के लिए वो काफ़ी चीज़ें बता देते हैं कि हाँ ये है वो है ऐसा है वैसा है, लॉ में ये प्रोविजन है, लॉ में वो फलाना है ढिकाना है, ऐसे है वैसे है, ये करोगे तो जेल हो जाएगी, वो करोगे तो 2 साल की जेल, ऐसे करोगे तो दुगने पैसे मिलेंगे, ये करोगे तो इंटरिम मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, आपको पता है सारी चीज़ें। लेकिन एक्चुअल में जो लूप होल्स है ना लॉ के, जो हमें जो दिखते नहीं है बाहर से, हमें पता नहीं है जब तक ऐसे नहीं कहावतें बन गई है कि यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई क्यों पड़े, कभी ना ही पड़े तो अच्छा है, किसी किसी को ना ही जाना पड़े। तो जो लूप होल्स है ना लॉ के, जो मुझे लगता है कि जो हमारे हमें जाकर जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो हिडन फैक्ट्स हैं, जो हिडन ट्रूथ है, वो हम जो है वो उसको मैं सामने लाने की पूरी कोशिश करता हूँ अपने वीडियो से। तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपको लॉयर्स ये तो बता देंगे कि चेक बाउंस में ये होता है वो होता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसमें कितना टाइम लगता है वो कभी नहीं बताएंगे। इसमें लॉयर्स क्या अच्छे से फाइट कर पाएंगे वो कभी नहीं बताएंगे। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लॉयर्स मिल जाएंगे, कहेंगे हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में उनको हायर कर लोगे तो वो कितनी आपकी मदद करेंगे कितनी नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा आपकी मदद करेंगे, क्योंकि एक बार जब आप किसी को केस दे देते हो तो वो उसको थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी पर्सनली मैं फेस करता हूँ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिलेगी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, लोगों को काफ़ी नॉलेज हम दे सकते हैं, काफ़ी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए टॉपिक पे आते हैं। अभी ये सब तो चलता रहेगा, सब्सक्राइबिंग और ये सब वीडियोस और लाइकिंग वगैरह, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे बोला था कि ऑर्डर्स की कॉपी अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों मैं खुद ऑर्डर्स की कॉपी की वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ये सोच रहा था कि ई कोर्ट्स ऐप पे जो है ऑर्डर्स अपलोड हो जाते हैं नॉर्मली, लेकिन मैंने पिछली 2-3 हियरिंग से देखा कि ई कोर्ट्स पे कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ उस पर अपडेट आता है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट कब की है और उस नेक्स्ट हियरिंग डेट में कौन सी स्टेज है। ठीक है, तो मेरे वाले केस में क्या है कि ई कोर्ट्स में ऐसे दिखा बोल दिया गया है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट जो नेक्स्ट हियरिंग पे जो एविडेंस स्टेज है, और एविडेंस स्टेज पे तो मैंने आपको बताया था कि एविडेंस स्टेज पे हमें एविडेंस लिया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने 145(2) की एप्लीकेशन दी है जिसमें कि कंप्लेनेंट से पूछताछ करनी पड़ेगी, करेंगे वो लोग। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स ये सोचते होंगे कि 145(2) की एप्लीकेशन जो है वो क्या मैंडेटरी है, कोर्ट को एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, या कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से अपने डिस्क्रेशन पे उस 145(2) की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। बेसिकली 145(2) की एप्लीकेशन कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने किसी से चेक लिया, मैंने वो चेक लिया, वो चेक बाउंस हो गया और चेक का मैंने केस कर दिया उसके ऊपर, लीगल नोटिस वोटिस तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो एक्यूज है ना, वो जो अपराधी है, वो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा। वो ये भी कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपने 143 की एप्लीकेशन लगा दी, जो इंटरिम कॉम्पनसेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इस केस की जो एक रूट से हिला सकता है केस को, वो है इंटरिम कॉम्पनसेशन। अगर वो मिलती है तो कंप्लेनेंट की काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी और लॉ पे ट्रस्ट भी बनेगा। अगर नहीं मिलती है तो कंप्लेनेंट की हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप सब इस चीज़ को जानते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जब भी चेक्स लगते हैं तो कोई एक्यूज कभी नहीं चाहेगा कि मैं मेरे को इंटरिम भी देनी पड़े। और अभी तक एक्यूज को ऑर्डर्स तो 3-4 दिन पहले हुए हैं, 60 दिन का टाइम है, उसमें वो नखरे करेगा, ड्रामे करेगा, क्या क्या होगा एक्चुअल में, क्या क्या होगा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर्स की कॉपी के लिए बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको ऑर्डर्स की कॉपी जो है वो वो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या है कि फिर ई कोर्ट्स में अभी तक वो ऑर्डर्स अपडेट नहीं हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अपने एडवोकेट को कल बोला था, उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है एज पर हिम। आई डोंट नो किया है कि नहीं किया, लेकिन उसने बोला कि उसने सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर दी। तो जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी जो है वो अवेलेबल होती है, आई थिंक 1-2 दिन में मिल जानी चाहिए मुझे। मैं आपको उसका जो है वो आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें बता भी दूंगा कि उसमें क्या क्या ऑर्डर्स हुए। तो दोस्तों चलिए, ये सब बातें तो हो गई अभी तक। अब उसके आगे मैं आपको एविडेंस स्टेज की बात करना चाहता हूँ। एविडेंस स्टेज पे क्या क्या होता है। तो दोस्तों एविडेंस स्टेज पे चलने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एविडेंस स्टेज
पे क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों होती है, किसी कंप्लेनेंट की क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों कराई जाती है, तो आपको इस केस को थोड़ा बेसिक से समझना पड़ेगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ जो विटनेस होता है और कंप्लेनेंट्स होते हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए 145(2) की एप्लीकेशन जो है एक्यूज लगाता है कि मुझे इसको क्रॉस एग्जामिन करना है, ताकि वो कोर्ट की नज़रों में एक डाउट क्रिएट कर सके, कोर्ट को एक बहाना दे सके कि नहीं मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप प्रिजम्पशन पे भी जाएंगे, 139 की जो प्रिजम्पशन है, 139 की जो प्रिजम्पशन है, वो साफ साफ कहती है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा एक्यूज के ऊपर रहता है। लेकिन एक्यूज के लिए जो एप्लीकेशन 145(2) की जो लगाता है वो कोर्ट को मैंडेटरीली एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। कोर्ट के लिए वो मैंडेटरी है उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना। कोर्ट ये नहीं कह सकती है कि अगर एक्यूज ने एप्लीकेशन लगाई है, अपराधी ने एप्लीकेशन लगाई है क्रॉस एग्जामिनेशन की, तो ये रिजेक्ट हो रही है या इसको डिसमिस नहीं कर सकती है कोर्ट, क्योंकि वो एक्यूज्ड का राइट है उसको कंप्लेनेंट को पूछना कि कभी कभी आप मान लो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप पहले तो ये समझ के चलिए कि 99% चेक बाउंस के केस में कोई फ्रॉड नहीं होता है। अगर फ्रॉड एक्चुअल में होता है तो लोग इतना ना तो इंटरेस्ट लेते हैं ना तो इतने आगे तक जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस, कोई सॉलिड ग्राउंड है तो चलिए छोड़िए वो सब बातें तो, लेकिन अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, अगर एक्यूज के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, अगर उसका कुछ फ्रॉड हुआ है तो वो क्रॉस एग्जामिन करना चाहेगा किसी भी कंप्लेनेंट को या उसके विटनेसेस को। अब मैं आपको एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी आप शुरू में केस फाइल करते हैं तो दोस्तों, एक एफिडेविट लगता है। उस एफिडेविट में विटनेसेस की लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगती है। तो उसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस में जो एडवोकेट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं कि कंप्लेनेंट हिमसेल्फ, बैंक के विटनेसेस जहाँ से जिस बैंक में चेक लगा था और जिस बैंक में चेक गया था लगने के लिए, फॉर एग्जांपल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने चेक लगाया जो कि मेरा बैंक था, लेकिन चेक जो था वो बैंक ऑफ इंडिया का था। तो चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा तो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसको क्लियर या उसको उसके ऊपर रीज़न देगा कि फंड्स इनसफिशिएंट थे या फिर पेमेंट डिनाइड है, जो भी रीज़न था, ठीक है। तो जो समन्स होंगे वो उस बैंक को भी होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ इंडिया को भी होंगे, जिससे कि ये पता किया जा सके कि ये चेक एक्चुअल में यहाँ पे लगा था। अब ये फॉर्मेलिटी, अब ये मत सोचना कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार जब चेक वहीं पे पड़ा हुआ है, रिसीट पड़ी हुई है, तो बहुत सारे ये भी जजेस पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जजेस जो हैं वो समन्स करते ही हैं, क्योंकि ये पुराना प्रोटोकॉल बना हुआ है, इसमें आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे हमें लगता है कि कोर्ट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे क्यों कर रही है, वैसे क्यों कर रही है कोर्ट, पर वो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो हमें करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि 145(2) की जो एप्लीकेशन है, अगर एक्यूज ने लगा दी कोर्ट में एक डाउट क्रिएट करने के लिए कि कंप्लेनेंट का केस झूठा केस है, गलत केस है, मेरा मिसयूज हुआ है, फ्रॉड हुआ है मेरे चेक्स के साथ, तो उस केस में 145(2) की एप्लीकेशन जो है कोर्ट को एक्सेप्ट करनी ही होगी। जब कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली तो फिर कोर्ट जो एविडेंस स्टेज पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है कंप्लेनेंट की, तब की जाती है। अब मैं दोस्तों आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, मैं आपको मतलब मोटे मोटे तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चंस तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, उनके जवाब किस तरीके से देने चाहिए वो मैंने एक वीडियो मुझे मिली थी, एक वीडियो में मिली थी और मैंने कुछ पढ़ा भी था उसके बारे में कोरा पे, तो मुझे समझ में आया कि बेसिकली आप अगर कंप्लेनेंट है, जब आप जाएंगे और आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कोई एडवोकेट खड़ा होगा, तो यार ऑब्वियस सी बात है हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस तो नीचे रहेगा ही। हम ये सोच कर जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ पहुँच जाता है। जब आप कोर्ट में होते हैं, आपके चारों तरफ लोग होते हैं, जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, आपको सब देख रहे होते हैं, आप ही के ऊपर सारा अटेंशन होता है, तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो आप थोड़े नर्वस तो हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, जिससे कि मतलब 145(2) में क्या है, कोर्ट की नज़र में डाउट क्रिएट करो, प्रिजम्पशन को का रिबटल कर दो कि बेसिकली हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ये प्रूव करने के लिए जो है एक्यूज किसी भी लेवल तक जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना, किसी को बहुत सारे पैसे ना देने के बजाय वो अगर ये सोच ले कि यार ठीक है 2-4 हियरिंग में जाके कंप्लेनेंट को गलत प्रूव कर दो, हमारे पैसे बच जाएंगे, ये भी तो कर सकते हैं। एक्यूज करने की कोशिश कर सकता है, बहुत सारे जजमेंट्स भी लगाने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बी मेंटली प्रिपेयर्ड। जब भी आप जाओ, जो मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनके लिए बी मेंटली प्रिपेयर्ड, पहले से अपने दिमाग में बना के रखिए कि अगर आपको वहाँ पे नर्वसनेस भी फील होती है, डोंट फील नर्वस, कुछ नहीं होता है। एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोग बैठे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लोग बैठे हैं, जज भी हमारे जैसे लोगों से ही जाते हैं, वकील भी हमारे जैसे लोगों से होते हैं, और प्रॉब्लली आपका हो सकता है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हो सकता है आपका उन लोगों से भी ज़्यादा हो, तो यू मे नेवर नो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आपको सिर्फ एक ओपन माइंडेड हो और फ्री माइंड से जाना है। और आपसे देखिए, अभी मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा स्टडी किया है, तो मैं उसके तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या क्वेश्चंस हुए थे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई भी वकील आपसे कर सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपने जो कंप्लेंट बनाई है, आपने जो लीगल नोटिस भेजा था
क्या आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो वकील ने लीगल नोटिस बना के भेजा था उसने सिर्फ आपको कहा था कि मैं लीगल नोटिस बना के भेज दूंगा, आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो आपका दोस्तों उस टाइम पे जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब ये होना चाहिए कि जो लीगल नोटिस बना था वो मेरे इंस्ट्रक्शंस पे मेरे एडवोकेट ने बनाया था, मेरे कहने पे मेरे एडवोकेट ने बनाया था। जो लीगल नोटिस है वो मेरे एडवोकेट ने भेजा था। अगर आपने खुद भेजा है तो ठीक है, आप ये बोल दीजिए, कभी भी गलती से वो चीज़ मत बोलना जो नहीं हुई है, पहली चीज़। अब लीगल नोटिस पे जो आपने क्वेश्चन किया होगा, सोर्स ऑफ फंड्स बताए होंगे, कुछ भी बताया होगा, लीगल नोटिस की याद रखना कि लीगल नोटिस के बारे में जब भी आप जाओ क्रॉस एग्जामिनेशन में तो लीगल नोटिस के बारे में सब कुछ पढ़कर जाना। लीगल नोटिस में क्या लिखा था, क्या पूरी की पूरी जो जो भी आपने इस पूरी स्टोरी बताई है कोर्ट को, वो आपको पूरी याद होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हुई थी। मतलब आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि एक एक लाइन याद होनी चाहिए, लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा था उस लीगल नोटिस में। क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जैसे कि आपने कितना अमाउंट कैश में दिया था, कितना अमाउंट आपने ऑनलाइन ट्रांसफर की थी, या किस चीज़ के रिलेटेड जो ये चेक बाउंस हुआ है किस चीज़ से रिलेटेड हुआ है, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे कंफ्यूज फील करो। हालांकि सारी चीज़ें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कोर्ट के जोरों में इस पहले क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी एक डाउट क्रिएट हो जाएगा कि ये चीज़ एक फर्जी केस बनाने की कोशिश हो सकती है की गई हो। तो इसलिए लीगल नोटिस से आप पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बारे में एक एक चीज़ को सोचने और आप खुद से सोचें कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ रहेगी दोस्तों कि अगर आपके केस में ऑनलाइन ट्रांसफर्स है तो अगर वो सोर्स ऑफ फंड्स पूछते हैं तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। जब अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो आपको कोई सोर्स ऑफ फंड्स की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ फंड्स कैश भी रहा है, जैसा बहुत सारे केसेस में होता है, मेरे केस में ऐसा है कि 70% पेमेंट जो हुई है वो जो मैंने अभी जिसमें इंटरिम का ऑर्डर हुआ है उसमें 70% पेमेंट जो हुई है एक चेक की वो हुई है, 72% पेमेंट जो ऑनलाइन ट्रांसफर हुई है, 28% जो कैश में हुई है। लेकिन मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ, कैसे कैसे करूँगा वो मुझे पता है, पर मैं आपको आपके केस का एग्जाम्पल देता हूँ। आपको जस्टिफिकेशन के लिए पूछेंगे तो आप साफ साफ उनको बता सकते हैं। अगर तो आपने कैश दिया तो भी आप साफ साफ उनको बता सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है कि वो ये पूछेगा आप अपना कैश नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, वो बात की बात है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड्स था, आपको क्लियरली कोर्ट को बताना है कि मैंने इसको इतने पैसे कैश में दिए थे इतनी तारीख को, ठीक है, फिर इसने मुझे चेक दिया था, इसने कहा था कि चेक लगेगा और इसके बाद में बाउंस हो गया जितने। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने लीगल नोटिस कौन सी तारीख को भेजा था, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन आप बता सकते हो कि अगर आपको याद रखना है, उस मंथ को एटलीस्ट याद रख लेना कि हाँ उस महीने के आसपास लीगल नोटिस भेजा था, और इसका रिप्लाई कब आया था कब नहीं आया था, डजेंट मैटर, आपको बस ये रिप्लाई होना चाहिए, या फिर नहीं आया तो आपको बताना चाहिए कि उनको रिप्लाई नहीं किया और आपने कोर्ट में केस किया। अब दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो आती है एफिडेविट पे। अब एफिडेविट पे दोस्तों वो क्वेश्चन पूछेंगे कि जो आपका एफिडेविट लगा हुआ है वो आपको पता है कि क्या कौन कौन विटनेसेस है, और जो जो लगाए गए एफिडेविट में, आप एफिडेविट जरूर पढ़ना, वहाँ पे जो भी विटनेसेस लिखे गए होंगे उनके बारे में एक बार जरूर देख लेना। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे कुछ और बोल दो और एफिडेविट लगा हुआ किसी और चीज़ के साथ, मतलब आपने एक दो विटनेसेस ऐड नहीं किए लेकिन एफिडेविट में आपने वो मेंशन नहीं करे हैं और आप वहाँ पे जाके बोल रहे हो। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान केयरफुली बोलिएगा। अगर आपको एडिशनल विटनेसेस भी अगर ऐड करने होते हैं तो आप इन फ्यूचर भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी ओनली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। तो जज के डिस्क्रिप्शन पे होगा, लेकिन नॉर्मली ये सब अलाउ हो जाता है कि अगर आपको इतनी ज़रूरत पड़े। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आपके इनकम प्रूफ के बारे में, कि आप क्या इतना जो पैसा है किसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 2 हज़ार दे रहा है, कोई 50 हज़ार दे रहा है। अपनी अपनी इनकम कैपेसिटी के हिसाब से हर इंसान जो है वो केस करता है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि नहीं यार मैं मेरी मैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान हूँ और मैंने 25 लाख रुपए इसको दे दिए थे कैश में, ऑब्वियसली तो फिर जज जो है उस पर डाउट करेंगे कि एक दिहाड़ी लगाने वाला बंदा जो डेली, मैं किसी नो ऑफेंस बट ये कहा जाता है कि अगर कोई डेली वेजेस पे काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं उनके पास 25 लाख रुपए वो भी कैश में कहाँ से आए। अगर अगर तो आपने कैश ऐसे बता दिया तो फिर आपको, तो इसलिए आपको जो है अपने जो केसेस है उससे रेलेवेंट चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। आपको कहीं भी अपना वीक पॉइंट नहीं बनाना है। अगर आपने वीक पॉइंट बना दिया तो आप फंस भी सकते हैं। तो आपने अगर ये कह दिया कि 25 लाख रुपए मैंने कैश में दिया और अगर आपने केस में मेंशन किया तो आपको वो बोलना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने केस में लिखा कुछ है और आप हो सकता है आपने केस में मेंशन ही ना किया हो कि आपने कितना अमाउंट कैसे दिया कैसे नहीं दिया, तो आपको वहाँ पे साफ साफ बताना है कि आपने कितना अमाउंट कैसे दिया है। अब दोस्तों उसके ऊपर आपको घुमाने फिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्या आपने अपना अमाउंट जो आईटीआर में शो किया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं मेरे जैसे जो आईटी में काम करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में भी काम करते हैं, किसी प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, जिनका एक सैलरी आती है पर मंथ, तो सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए जो भी एक लॉस होता है इन चेक बाउंस के केसेस में, वो आपको दिखाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो उस केस में आप ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्योंकि मेरे पास कोई प्रोविजन नहीं है इस चीज़ को दिखाने का तो मैंने इसको आईटीआर में नहीं दिखाया। लेकिन वो लोग जो इसको दिखा सकते हैं वो उनको मैं पहले से प्रिपेयर कर देता हूँ दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। अगर आपने अपनी आईटीआर में वो लॉस नहीं दिखाया है, आपने वो नहीं दिखाया कि आपने इतने पैसे उधार दिए थे और आपके इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्रूफ भी नहीं है,
तो चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, क्योंकि अगर आपने आईटीआर में दिखाया है वो 100% उससे ये पता नहीं चल जाता है कि एक्चुअल में आपने पैसे दिए थे। आईटीआर में अगर आप दिखा भी दोगे कि आपने लिख भी दिया होगा कि मैं इतने पैसे दिए, उससे प्रूव नहीं हो जाता। लेकिन अगर सामने वाला आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेगा और अगर आपने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर से पैसे दिए थे लेकिन आपने वो आईटीआर में नहीं दिखाया, तो क्या होगा दोस्तों, तो फिर वो आपको उस चीज़ पर पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे कि अरे आपने आईटीआर में क्यों नहीं दिखाया। क्या आप कहेंगे मुझे पता नहीं था, ये नहीं था पता, तो ये सब चीज़ों में डाउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं भी दिखाया होगा और आपने ऑनलाइन ट्रांसफर की होगी तो डोंट वरी, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई भी सिनेरियो है, बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करें जब भी आप इस चीज़ को से डील करें। अब मैं आपको दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई कंप्लेंट केस फाइल करते हैं तो उस टाइम पे एक रजिस्टर होता है ओथ कमिश्नर का, उसमें आपको साइन करने पड़ते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्या आपने जो किसी रजिस्टर पे साइन किया था जब आपने कंप्लेंट की थी, तो आप कह सकते हैं जी हाँ, मैंने अपना कंप्लेंट एफिडेविट बनाने के बाद ओथ कमिश्नर के रजिस्टर पे साइन किए थे। डेट याद होगी तो डेट बोल दीजिएगा, नहीं होगी याद तो बोल देना जब मैंने केस डाला था उसके आसपास ही मैंने साइन किया था। मुझे एक एक चीज़ तो याद नहीं रहती, मैंने 10 दिन पहले क्या खाना खाया था मुझे वो तो याद नहीं होगा ना, मैंने आलू बैंगन खाए थे या मैंने मटर पनीर खाया था या मैंने चिकन तंदूरी खाया था, वो तो मुझे याद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें जो थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलनी है कोर्ट के सामने कि आप, और जब भी आप एक आंसर करें दोस्तों, तो देखिए अभी तक मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई है, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपकी जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, जब भी आप कोई आंसर दें तो कॉन्फिडेंटली दें, आंखों में आंखें डाल कर दें। ऐसे ना करें कि आप हिचकिचाएं, आपकी नज़रें इधर उधर हो रही है, आप कांप रहे हैं, डर रहे हैं। डर का सवाल ही नहीं है दोस्तों। जब आप एक कोर्ट में चले जाते हैं तो आप ये सोचो कि कोर्ट आपसे सिंपथी करेगा और ये होगा वो होगा, तो आपकी मिस्टेक होगी, वो कोर्ट की मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट किसी से सिंपथी नहीं करेगा। कोर्ट में अगर आप सोचिए कि आप खुद एक अक्यूज्ड हैं या फिर आप एक कंप्लेनेंट हैं, जो भी हैं, आप कभी नहीं चाहोगे कि कोर्ट किसी भी एक पार्टी से सिंपथी दिखाए। तो आप कभी ये नहीं शो कर सकते हैं कि कोर्ट में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, तो आपको मतलब सॉरी, आप ये नहीं कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते कोर्ट से कि वो आपसे सिंपथी दिखाए या ये दिखाए। कोर्ट की मर्जी है, वो जैसे भी उनको केस देखना होगा देखेंगे। लेकिन कभी भी कोई भी आंसर करें वो आप कॉन्फिडेंटली आंसर करें। कभी भी किसी चीज़ को इस तरह से ना रखें कि आपको जो है वो खुद ही बाद में रिग्रेट हो कि अरे शाम को मैं ये सोच कर गया था और कल मैंने ये बोला नहीं और फिर गड़बड़ हो गई सारी की सारी चीज़। ठीक है, क्योंकि एक्यूज क्या चाहेगा कि वो डाउट क्रिएट करे कोर्ट की नज़रों में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस तरह से आंसर्स करेंगे कोर्ट के, तो फिर क्या होगा दोस्तों, कोर्ट को भी कॉन्फिडेंस आएगा आपके केस में और उतने ही जल्दी वो केस जो सॉल्व होते हैं। क्योंकि कई बार चीज़ें जो होती हैं वो आपके बोलने पर भी बहुत डिपेंड करती हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं चीज़ों को। अगर आपके पास बड़े सॉलिड ग्राउंड है, सॉलिड एविडेंस है, तो आप उनमें से भी कुछ एविडेंस कोर्ट को दिखा सकते हैं कि ये कह रहा है कि मैंने इसको पैसे इससे कभी पैसे लिए थे, आपके इसको प्रॉमिसरी नोट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो आप कोर्ट के सामने दिखा देंगे, जिससे कि कोर्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर आपको लगता है कि आपको दिखाना है कोर्ट को, तो आपको उसके साथ एक 65B का फॉर्म जो है वो भर के देना पड़ेगा। वो एक ऑनलाइन अवेलेबल होता है, फॉर्म वो भर लो, उसमें साइन कर दो, एफिडेविट लगा दो, उससे फिर कोर्ट को जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो आप दिखा सकते हैं। चाहे वो चैट्स के मीडियम से है, वो व्हाट्सएप चैट है या कोई नॉर्मल मैसेजेस है या कोई रिकॉर्डिंग है जिसको आप किसी CD में या किसी चीज़ में रिकॉर्ड करके कोर्ट के सामने उसको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इन नटशेल जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस का जो क्वेश्चनेयर है वो एक तरह से आपको, आप थोड़ा इंटरनेट पे भी स्टडी कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं खुद भी भूल चुका हूँ इस टाइम पे। लेकिन आपको बेसिकली आपको अपनी कंप्लेंट के बारे में, अपने लीगल नोटिस के बारे में, डेट्स के बारे में, चेक के बारे में, चेक के अमाउंट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने चेक लगाया था क्या नहीं था, किन टर्म्स पे आपने चेक किया था, आपको सारा पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखें और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है जो ज़रूर शेयर करें। और एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझसे कनेक्ट करने के लिए मुझसे फ़ोन नंबर्स या फिर ईमेल आईडीज़ मांगते हैं, तो मैं कुछ से कनेक्ट कर पाता हूँ, कुछ से नहीं कर पाता हूँ। पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी दिन लाइव आकर या किसी संडे को लाइव आके आपसे सारी इंटरेक्शन करें। तो अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला काम करेगा, अगर हम आप अपनी नॉलेज शेयर करें यूट्यूब लाइव वीडियो में, तो आप मुझसे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।